अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम के साथ मैं हूं सारा इलियास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना कराने के बाद अब वापस अपने घर चले गए हैं। नवाज शरीफ का 1 घंटा 45 मिनट तक मेडिकल चेकअप किया गया। शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर टेस्ट के नताइज नॉर्मल आए हैं। नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों की बीमारी का इलाज एक साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तिब्बी बुनियाद पर जमानत पर रिहाई के बाद नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी कम्प्लेक्स में 1.5 घंटे तक मेडिकल चेकअप करवाया। उनके जाती मालिश डॉक्टर अदनान और दीगर डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया और मुख्तलिफ टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल किए। नवाज शरीफ बज़ाहिर सेहतमंद और हशाश बशाश नजर आ रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट आने पर नवाज शरीफ के इलाज का तयन किया जाएगा और उनके लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से मुकम्मल मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ का इलाज कहाँ होगा, इसका फैसला डॉक्टर्स और शरीफ खानदान मेडिकल रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। कैमरामैन अस्कर मलिक के साथ मुस्तनसर अब्बास, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो उनका ब्लड प्रेशर और शुगर का जो टेस्ट किया गया है वो नॉर्मल आया है, जबकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि दिल और गुर्दे का इलाज एक साथ किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अब जो रिहाई हुई है, जमानत पर रिहाई मिली है, उन्हें कंडीशनल बेल मिली है, उस पर मुतादिद अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से क्या फिलहाल सिचुएशन है जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास से। मुस्तनसर अब्बास बताएगा, जो इब्तिदाई टेस्ट लिए गए हैं नवाज शरीफ के, उनमें क्या सामने आया है? हालत उनकी तसल्ली बख्श है, खतरे से बाहर है? जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि बहुत तशवीशनाक हालत है, कैसी हालत है उनकी? यह बिल्कुल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है आज तकरीबन 12:15 बजे के शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे, जहाँ पर उनके मौलिक डॉक्टर अदनान और शरीफ मेडिकल सिटी के जो डॉक्टर्स वहाँ थे, उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट किए और जिसके बाद जो उनकी इब्तिदाई रिपोर्ट आई थी, ब्लड सैंपल जो लिया था और शुगर की वो तो उनकी नॉर्मल थी। बाकी जो दीगर रिपोर्ट्स थी वो तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आनी थी। जबकि अब से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज ने बाकायदा अपने ट्वीट में कहा कि उनकी जो दीगर रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जरा क्रिटिकल है और लिहाजा उसका जो बाकायदा है वो फिर भी हम डॉक्टर लॉरेंस से डिस्कशन के बाद एक हतमी फैसला करेंगे ताकि उनका मुकम्मल इलाज शुरू किया जा सके। अच्छा, तो ये जो दिल और गुर्दों का इलाज है ये एक साथ किया जाएगा डॉक्टर लॉरेंस की मुशावरत के बाद? जी बिल्कुल, इसके हवाले से जो डॉक्टर अदनान है और जो शरीफ मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स हैं वो आज शाम को डॉक्टर लॉरेंस से वीडियो लिंक के जरिए इससे बाकायदा मुशावरत करेंगे और उसके बाद दोबारा भी हम नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी तलब बुलाया जाएगा, जहाँ उनके मजीद इस हवाले से टेस्ट किए जाएगी और साथ ही साथ जो डॉक्टर लॉरेंस है वो उनसे वीडियो लिंक के आज शाम को करेगा। कहना है कि उनसे भी वो इस हवाले से बातचीत भी करेंगे। तो मुस्तनसर इत्तलात क्या हैं कि कहां पर इलाज किया जाएगा? कोई इस हवाले से आपके जराए से आपको कुछ बात पता चली है कि कौन से हॉस्पिटल का इंतखाब किया जाएगा नवाज शरीफ के इलाज के लिए? इसका हतमी फैसला जो है वो तो डॉक्टर लॉरेंस और जिनके मजीद टेस्ट होंगे आज और हुए और जो कल होंगे उसके बाद ही फैसला किया जाएगा, क्योंकि इससे कबल जो पंजाब हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी उन्हें पाकिस्तान में कहा था कि किसी भी हॉस्पिटल में आना चाहे जहाँ पर उनके टेस्ट की इलाज किया जा सके और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उनको कराची में CGP में इलाज के लिए कहा था। तमाम अब जो उनके टेस्ट हो रहे हैं और उनकी जो अपनी रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद डॉक्टर की मुशावरत के बाद और शरीफ फैमिली की जो मुशावरत होगी उसी के बाद अपनी फैसला किया जाएगा, चाहे उनके शरीफ मेडिकल सिटी में करना है या पंजाब के किसी और हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाएगा। मुस्तनसर रेस्ट तो वो कर रहे होंगे, बिलाशुबा अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे होंगे, इसके अलावा उनकी आजकल कोई और मसरूफियात हैं? कोई अहम लोगों रहनुमाओं से कोई मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ की? लेकिन नवाज शरीफ ने आज अपनी जो अहलियत नवाज की कब्र पर फातिहा खानी की, उनके साथ मरीम नवाज और उनके घर के दीगर फैमिली के अफराद थे। जबकि जो सियासी मसरूफियात हैं इस हवाले से उन्होंने आज किसी से भी कोई मुलाकात नहीं की। अलबत्ता जब शरीफ मेडिकल सिटी में वो इलाज के लिए टेस्ट के लिए गए थे तो वहाँ सेनेटर असद करमानी जो है वो आए थे, जहाँ पर उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए थे। उसके बाद जराएगा कहना है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासी मसरूफियात उन्होंने कम से कम और ज्यादा उनकी जो तरजीह है वो इलाज के ऊपर है। ठीक है, मुस्तनसर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे नवाज शरीफ के हवाले से। रुबीना खुर्शीद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रुबीना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है, हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की अब जो जमानत पर रिहाई हुई है उस पर अब मुख्तलिफ अफवाहें और कयास आराइयाँ की जा रही हैं। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकलना, नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई मिलना, उन्होंने इसको NRO के साथ लिंक कर दिया है। क्या कहेंगी आप?
देखिए उनका बयान तो वही, उस बयान का जवाब या उनकी पार्टी के कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है मियां साहब की और हमारी पार्टी की, ना हमने पहले कोई एनआरओ की बात की थी, ना ही अब कोई बात की है और ना ही इंशाल्लाह इस किस्म की कोई बात है, क्योंकि इतनी तवील सफर काटा इसलिए नहीं गया कि उस पर कोई एनआरओ लेना था। ये एक नजरिए की बात है और PMLN कल भी अपने लीडर के नजरिए के साथ थी और आज भी, और ना ही ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, आप चूंकि पार्टी की रहनुमा भी है, बताइएगा कि पहले कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन अब जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आई हैं उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया है। आपके पास आप क्या कहेंगी, कैसी हालत है उनकी, जो आपकी बात हुई होगी पार्टी रहनुमाओं से? ब्लड प्रेशर और शुगर जो उनका है वो नॉर्मल होना या उसका आप एकदम जो है वो उसको कार्डियक के साथ जो है वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी की डिफरेंट सिचुएशन जो है वो होती है और जो उनका आर्जा है वो तो है। लेकिन अब इस बीच में आपको भी पता है कि ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो तो नॉर्मल होना, हाई होना, वो तो एक रूटीन है। वो तो अगर कोई नॉर्मल भी डायबिटिक है तो उसका हाई और लो हो सकता है। तो इस चीज को उसके साथ कंसल्ट करना मेरे ख्याल में ये जाती है जो उनके इश्यूज हैं। और वो तो आपने देखा कि अदालत जो है उन्होंने भी इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट किया और उसी की बिना के ऊपर जो है उनकी रिहाई हुई है। जमानत जो है उनको स्पेशली और स्पेसिफिकली इलाज के लिए मिला है। अच्छा रुमीना साहिबा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है उसका जवाब तो वो वही दे सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी रह सकता है। आप ही की पार्टी के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, आप भी ऐसे समझ रहे हैं कि रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी रह सकता है और आगे अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, बाहर से ही कराना पड़ेगा, तो पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? ये तो जिस वक्त फिर जो रिपोर्ट्स होंगी या जो सिचुएशन होगी उसके ऊपर पहले से मैं तो बयान नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं कह सकती। डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड ऑन द टाइम एंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। उनकी जो हेल्थ को लेके सर्कमस्टांसेस हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ पार्टी के रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी रह सकता है, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है? ये तो आने वाला वक्त जो है वो वाज़ेह करता जाएगा चीज़ों को। और जो सेहत, और मैं मेरे ख्याल में इस टाइम हम सब के लिए, तमाम जमात के लिए जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मियां साहब की, क्योंकि वो फर्द वाहिद की बात तो नहीं है, तो पूरी वो हमारी तमाम जमात के भी लीडर हैं। डेफिनेटली सेहत इस वक्त अव्वलीन तरजीह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है नवाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद के, ये सारी ऑफर्स तो ऑलरेडी पंजाब हुकूमत भी कर रही थी, तो बदला क्या है अब पार्टी के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए? पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत जो ऑफर्स कह रही थी वो हम सबको पता है ऑफर्स, और मियां साहब ने कभी भी जो है वो इनकार नहीं किया था इलाज से। आपको भी पता है, सबको पता है कि वो हॉस्पिटल्स में भी गए, लेकिन जिस तरह हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के नाम पे उनको रखा गया, ट्रीटमेंट तक नहीं दी गई, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा वाज़ेह फर्क रहा है। और बाकी अगर अपने आप को अब वो जिस किस्म के बयान दे के अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होता, हकायक तो नहीं बदल जाएंगे। लेकिन ये बयान तो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो बता रहे थे और कह रहे थे कि कौन से हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल चूज कर लें और हम वहाँ पर इलाज कराने के लिए तैयार है। इवन अगर आप अपने डॉक्टर्स भी बुलाना चाहते हैं बाहर से, वो ऑफर भी थी, पंजाब हुकूमत ये कहती है। देखिए उसमें मैं आपको ये वाज़ेह करती चली चलूँ कि जहाँ तक हॉस्पिटल की बात थी, तो आखिर उस वक्त हुकूमत के ऊपर उस वक्त जो है हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट था, तो जहाँ जहाँ लेके जाया गया वहाँ पे वो गए। लेकिन वहाँ पर जिस किस्म की तहज़ीक हुई, जिस किस्म का रवैया था, वो तो मेरे ख्याल में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और जो अब जिस तरह एक आइन के मुताबिक, और हमने पंजाब हुकूमत से तो रिलीफ मांगा भी नहीं, जो अदालत के थ्रू रिलीफ मिला है, मेरे ख्याल में हमारे लिए वो रिलीफ सबसे बेहतर है। और उसके मुताबिक जहाँ पर जिस तरह जो बेहतर ट्रीटमेंट होगा, करना होगा, वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपने देखा कि आज पहले सुबह होते ही वो अपने चेकअप के लिए भी गए हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि अल्लाह मियां उनको सेहत नसीब दे और उनको उनके साथ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रुमीना खुर्शीद साहिबा ये रहनुमा थी, हमसे बात कर रही थी, और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जो रिलीफ मिला है वो एक बाइज्जत तरीके से रिलीफ मिला है और वो इनके लिए वाकई एक मीनिंगफुल रिलीफ उन्हें लगता है, पार्टी को। और जो पंजाब हुकूमत का रवैया रहा है सारे अरसे के दौरान, जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उनके ख्याल में जो ऑफर्स की गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो एक तज़हीक आमेज रवैये के साथ वो ऑफर की जा रही थी, जो कि नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया है। खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी केस में परवेज मुशर्रफ को 2 मई को तलब किया था और साबिक सदर की जानिब से मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अहम समाअत हुई है और अब ये मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील की जानिब से।
इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई। परवेज मुशर्रफ के वकील सुलेमान सफ्दर ने भी मुशर्रफ की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार करते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल स्काइप पर बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आम हालात में बयान की रिकॉर्डिंग के लिए मुल्जिम की हाजिरी जरूरी होती है, ताहम यहाँ मखसूस हालात की बात हो रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील ने कहा कि यहाँ मेरा नहीं मेरे मुल्जिम का ट्रायल हो रहा है, जबकि मैं भी चाहता हूँ परवेज मुशर्रफ वापस आएं, लेकिन मुशर्रफ की बीमारी तवील हो गई है। सुलेमान सफदर एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि डॉक्टर्स का पैनल भिजवाकर मुशर्रफ का मुआयना करवाया जाए, जबकि मुशर्रफ डॉक्टर्स के पैनल के दौरे का खर्चा भी उठाएंगे। वो हुकूमत की इजाजत से इलाज कराने बाहर गए। वो वॉशरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से अब चल भी नहीं सकते। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुशर्रफ के तंदुरुस्त होने की वीडियो सामने आती रही हैं, लेकिन आज इनकी हालत ठीक नहीं है। मुशर्रफ के वकील सुलेमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि संगीन गद्दारी का मुकदमा सिर्फ वफाकी हुकूमत दायर कर सकती है, और वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है, वजारत दाखिला नहीं, जबकि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा कानून के मुताबिक दायर नहीं किया गया, जबकि काबीना का कोई फैसला रिकॉर्ड पर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकदमा गैर कानूनी होने पर ट्रायल की कानूनी हैसियत नहीं है और काबीना की मंजूरी के बगैर ट्रायल नहीं हो सकता। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील को हुक्म दिया कि वो मालूम करके बताएं मुशर्रफ कब वापस आ सकते हैं, जिसके बाद सुलेमान सफदर एडवोकेट मुशर्रफ से हिदायत लेने अदालत से बाहर चले गए। वह कहा कि मुशर्रफ 13 मई को अदालत आना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस तायरा सफदर ने कहा कि 13 मई को रमजान चल रहा होगा, रमजान में जजेस की दस्तयाबी मुश्किल होगी। मुशर्रफ ने आना है तो 2 मई को भी आ जाएंगे। मुशर्रफ ना आए तो अदालत बयान रिकॉर्ड करने से मुतालिक मुनासिब हुक्म देगी। इस समाअत और इस केस के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तालबा करूंगा इंतजामिया से कि जिन लोगों को आज हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा करें। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई शीशे नहीं तोड़े, उन्होंने कोई पत्थर नहीं मारा, उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं की, किसी के गिरबान तक नहीं हाथ गया। अगर कोई जोश में नारे मार रहा है तो ऐसे कारकुनों का काम होता है, उनमें जोश आ जाता है। हम कोई और जिए भुट्टो ठीक है, आपको पसंद ना होगा, लेकिन जिसके दिल में जिए भुट्टो है वो निकलता है, वो नहीं रुक सकता। तो हमें मजबूर ना करें कि हम हर सरकारी इमारत के बाहर खड़े होकर जिए भुट्टो के नारे लगाएं। जिए भुट्टो इस मुल्क के लोगों के दिलों में बसता है, वो बसता रहेगा, वो इस तरह नहीं निकलेगा। लॉन्ग मार्च के ऊपर ये बहुत डिबेट की गई कि जी ये लॉन्ग मार्च, ये जो ट्रेन मार्च हुआ, ये लॉन्ग मार्च, ये हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये पता नहीं अपने खिलाफ केस बने हैं तो अब लॉन्ग मार्च शुरू हो गए हैं, ट्रेन मार्च शुरू हो गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने मीडिया के दोस्तों से, आप रिपोर्ट करें, आपका हक है, आपने करना है, लेकिन आप गवर्नमेंट के नैरेटिव को अपने सवाल के तौर पे पेश ना करें हमारे सामने। आप अपने सवाल हमसे पूछें, जो गवर्नमेंट के वज़रा या गवर्नमेंट का तरीकाकार है, अगर वो आप सवाल करके हमें पेश करते हैं तो ये शायद मुनासिब नहीं है। इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। आप पार्टी नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, और आप हैं चंद हमारे साथ इस मामले में थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हमें आपकी आज़ादी का भी ख्याल रखना है। सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि उनका नैरेटिव हमारा दिखा ज़रूर दीजिए। और बिलावल साहब का इतनी बड़ी कामयाब वो रैली रही है, हमें कहा गया कि जी ये गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये कोई एनआरओ मांगना चाहते हैं, कोई रियायतें लेना चाहते हैं। वो भाई अगर अवामी राब्ता, अगर मीडिया में ब्लैकआउट हो जाए, अदालतें हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करें झूठे केस बना के, नैब हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करें झूठे केस बना के, और हम अवाम के पास भी ना जाएं, सियासी जमातों का ये काम होता है। अपोजिशन तो गई, चलें आपकी बात फिलहाल मान लेते हैं कि हाँ कोई दबाव डालने के लिए, कुछ डालने के लिए।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि नैब ने जो हमारे साथ रवैया रखा वो तस्दीक आमेज़ है और उनके कारकुन जो कि गिरफ्तार किए गए थे जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नैब के सामने पेश हुए थे तो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एक बार फिर से बात करेंगे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की केस के हवाले से। तो उन्होंने एक बार फिर वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया है। आज खुसूसी अदालत में इस केस के हवाले से समाअत हुई और उनके वकील का ये कहना है कि इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए, ये उन्होंने जो मुकदमे को खारिज किया जाए इस हवाले से उन्होंने ये दरख्वास्त अदालत के सामने रखी है। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब बताइएगा कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने ये दरख्वास्त अदालत के सामने रखी है कि इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए क्योंकि इसकी कोई हैसियत, कानूनी हैसियत बनती नहीं है, क्योंकि काबीना ने, विफाकी काबीना ने उस वक्त की इस केस की मंजूरी नहीं दी थी। कैसे देखते हैं आप उनकी इस दलील को? बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चल रहा है, इसमें इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि ये इसे कबल अज वक्त यानी बगैर ट्रायल के मुशर्रफ साहब के पेश हुए बगैर और उन्हें सुने बगैर और केस की बाकायदा समाअत किए बगैर इसे इस बुनियाद पर जो उन्होंने की है, इसमें इख्तियार किया है, इस बुनियाद पर इसे खारिज कर दिया जाए। बेसिकली जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था तो ये दैट ऑर्डर हैड टू बी कंप्लाइड विद, और ये किसी की डिस्क्रेशन पे नहीं छोड़ा जा सकता कि चाहे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब ही हो कि अगर वो नहीं आना चाहते और कोर्ट का जो प्रोसेस है, ये दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसेस टू प्रोड्यूस द पर्सन इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस और दैट टू सच ए हीनियस नेचर। तो उसमें जब एक दफा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो पाबंद है उस कोर्ट के प्रोसेस को यानी इज्जत देने पे, उसकी पे ऊपर अमल दरामद करने पे। अगर वो नहीं करते तो कोर्ट को नेक्स्ट जो है उसके बाद जो उस कोर्ट से मैयर जो है वो इख्तियार करना होगा। इस तरह तो आरिफ साहब उन्होंने तो ये बात कही कि काम ही खत्म कर दिया है कि ये केस ही बेबुनियाद है, इसमें कोई जान नहीं है। आज परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने उसका भी एक तरीकेकार है कोर्ट को बेबुनियाद कहने के लिए, वो स्टेज ये नहीं है। वो स्टेज अभी तक तो अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए कि कोई गवाह ना पेश हो रहा हो फिर तो ये कहा जा सकता है, उसके लिए लॉ मौजूद है जी। लेकिन यहाँ तो मुल्ज़म नहीं पेश हो रहा और मुल्ज़म को पेश करने के लिए, मुल्ज़म को हाजिर करने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मुल्ज़म जो है जो रास्ता इख्तियार करना चाहता था, जो इंडिकेशन दी गई, वो रास्ता भी दे दिया गया, एक अल्टरनेट रूट दे दिया गया कि जी आप आके तो इस तरह बयान दे सकते हैं। अब वो उस तरह भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है और उसके वकील साहब जो है आउट ऑफ ब्लू ये खड़े होकर कह दें कि जनाब इस केस में कुछ है ही नहीं, खारिज किया जाए। ये तो आरिफ साहब अगर ये तीनों ऑप्शंस में कोई ऑप्शन वो नहीं मानते, फॉर एग्जांपल अगर वो आते नहीं है, स्काइप के जरिए बयान भी रिकॉर्ड नहीं कराते और वकील भी बयान रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो अदालत के पास इस वक्त इस सिचुएशन में क्या इख्तियारात हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? वही इख्तियारात है जो किसी शख्स को इश्तिहारी डिक्लेयर करने के बाद और इन एब्सेंशिया उसका ट्रायल करने के इख्तियारात हैं, क्योंकि कोर्ट जो है वो तमाम मोड्स जो है वो इख्तियार करने के बाद इख्तियार रखती है कि वो उसके खिलाफ प्रोसीड करे, इन एब्सेंशिया ट्रायल करे और फैसला करे, वरना तो उसे आखिरी हद तक जाना चाहिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी जराए इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही कोर्ट फेल हो जाती है या कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस नहीं हो सकती तो दैट फाइनली कोर्ट हैज टू टेक ए डिसीजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब, आप अपनी कैसे हमें आगाह कर रहे थे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के वकील का ये कहना है कि इस केस को खारिज किया जाए, उनके मुताबिक इस केस में कोई बुनियाद नहीं है, ये उनका कहना था। आज इस केस की समाअत हुई, आगे से इसका जो भी फॉलो अप होगा उससे भी आपको आगाह करेंगे। कराची में आपको बताते हैं कि सड़कों पर पान के साथ नादरा के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। मामला क्या है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में पान के साथ नादरा मालूमात, नादरा हुकाम की गफलत का एक मुंह बोलता सबूत है। आयशा मंजिल पर वाक़े मकबूल पान शॉप से सिर्फ आप 10 रुपए का पान खरीदें और पान खरीदने पर नादरा के हसास दस्तावेजात भी साथ में मुहैया किए जाने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पे बात करते हैं।
नादरा की सारिफ को जारी करदा जाती नौयत के दस्तावेजात खुलेआम पान शॉप पर इस्तेमाल होने का इंकशाफ, हसास मालूमात का बेदर्दी से इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन गैर महफूज हो गयी, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, बीमा एड्रेस व दीगर हसास मालूमात 10 रुपए के पान के साथ मुफ्त फराम किए जाने लगी। आयशा मंजिल पर वाक़े मकबूल पान शॉप से सिर्फ 10 रुपए का पान खरीदें और खुद देखें ये अहवाल। नादरा की हसास मालूमात का खुलेआम फरामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुला चैलेंज बन गई। पान की दुकान पर नादरा दस्तावेजात के हवाले से बाकायदा इंक्वायरी की गई है। डीजी नादरा सिंध मीर अजम के मुताबिक मंजर आम पर आने वाला दस्तावेज बे फॉर्म की फोटोकॉपी है। पान शॉप पर मौजूद बे फॉर्म की फोटोकॉपी से नादरा का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। तो ये आपने रिपोर्ट देखी है, इंतहाई गैर जिम्मेदारी और गफलत का मुंह बोलता सबूत है ये नादरा हुकाम का। और कराची में एक इलाका है जहां पर पान के साथ नादरा मालूमात और खुफिया दस्तावेजात हैं, लोगों की कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं, हसास नौयत की मालूमात हैं जो कि अब 10 रुपए के पान के साथ मिलना शुरू हो गई हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये तशवीशनाक बात है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मामला है क्या। काशिफ बताएगा किस तरह से दस्तावेजात पान शॉप तक पहुँची और अब 10 रुपए के पान में लोगों की जो है कॉन्फिडेंशियल मालूमात वो भी पब्लिक होने लगी हैं। जी कराची का इलाका है आयशा मंजिल, जहाँ पर ये पान जो है जो फरोख्त मकबूल पान वाला है उसके पास से जो पान बेचे जा रहे हैं उसको ये तमाम डाटा जो है वहाँ पर तमाम पानों के साथ मिल सकता है। यहाँ पर जो खौफनाक बात यह है कि ये सिर्फ शनाख्ती कार्ड का डाटा नहीं, ये बे फॉर्म का डाटा है। बे फॉर्म के डाटा के अंदर आपके पूरे ख़ानदान की डिटेल आ जाती है, जिसके अंदर यदि वालिदैन बच्चे तमाम सूरत आ जाती है। लेकिन इसमें जो अहम बात है, जो बाद में मेरे इस हवाले से डीजी नादरा सिंध से जो है बात भी हुई, उन्होंने हमारी खबर के बाद जो है बाकायदा इस पर नोटिस लिया, वेरिफिकेशन की, अपने जो लोग हैं वो वहाँ भेजे आयशा मंजिल पे। तो ये बात देखने में आई कि जो ये पेपर जो ये निकले हैं ये फोटो कॉपी है, जो बे फॉर्म की फोटो कॉपी है। इस हवाले से अहम बात यह है कि जो बे फॉर्म इशू किया जाता है नादरा दफातर से पहले वो बायोमेट्रिक के थ्रू इशू किया जाता था और उसके बाद और सिक्योरिटी पेपर के थ्रू जो है वो इशू किया जाता है। लेकिन यहाँ अहम सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर किसी एक घर से ये बे फॉर्म मिले हों या किसी एक इलाके से गए हों तो वो कोई 2 या 4 हो सकते हैं। बड़ी तादाद में ये बे फॉर्म किसी दुकान पर पहुंचना ये सवालिया निशान है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड जो है उसका मौजूद है। अगर आप मुल्क के अंदर मजबूरी तौर पर सूरत-ए-हाल देखें तो आपने जाली अकाउंट केस भी देखा होगा जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड का हमें ज्वाइन किया है मीर अजम दुरानी साहब ने, जो कि डीजी नादरा सिंध है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। किस तरह से नादरा ये अलाउ कर सकता है कि इतनी हसास इंफॉर्मेशन लोगों की वो बाहर लीक आउट हो जाए और 10 रुपए के पान के साथ ही नादरा के कागजात मिलना शुरू हो जाए जिसमें लोगों की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है? कितना खतरनाक हो सकता है ये? क्यों मुझे लाइन पे लेने के लिए, एक तो सबसे पहले जो बे फॉर्म की आप बात कर रहे हैं, हमारे जो बे फॉर्म हैं वो एप्लीकेंट जब बायोमेट्रिक के साथ अप्लाई करता है तो वो उसके मुताबिक उसी आदमी को दिया जाता है जिसने उसके लिए अप्लाई किया हो। और जो कागज सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो फोटो कॉपीज हैं और हम कोई फोटो कॉपी किसी बे फॉर्म की हमारे पास किसी नादरा ऑफिस में रहती नहीं है, ना हम रखते हैं। और इसके बीच में ये सिक्योरिटी पेपर पे है, तो जो सिक्योरिटी पेपर को अगर आप देखा जाए, जो पुराना आप दिखाएंगे, ये प्रोबेबली इसके ऊपर डेट्स है 2006 और 2012 की, तो इसके सबसे ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे इस पे सिक्योरिटी पेपर का बार कोड लगा होता है और कोड का सीरियल नंबर होता है। और एंड में जब आप देखेंगे तो उस पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का नंबर लिखा होता है, NIC। ये दोनों हैं। लेकिन ये जो फोटो कॉपीज हैं हम अपने किसी नादरा ऑफिस में, आज जो स्पेशली आपके सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अभी डिटेल इंक्वायरी कराई और उस पे तो हम कोई फॉर्म अपने पास रखते नहीं है। अच्छा दुरानी साहब, एक आध फॉर्म की बात हो, एक आध कॉपी की बात हो, या चले 10 भी हो वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन सैकड़ों की तादाद में ये कॉपीज हैं, वो एक पान वाले के पास कैसे आ गई और किस तरह से इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? लीक नहीं की नादरा से, ना कोई कागज दिया। आप अगर मेरी बातचीत को तसल्ली से सुन लें तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है हम सिक्योरिटी पेपर पे कहते हैं, और जो बंदा इसके लिए जो दरख्वास्त गुजार वो फॉर्म के लिए अप्लाई करता है तो वो जो है बायोमेट्रिक लगाता है, तो उसकी तो बात ही नहीं आती कि जी हम फोटो कॉपीज अपने पास रखें। वो उसको ओरिजिनल में ले जाता है, तो अगर ओरिजिनल कॉपी है तो वो उस बंदे के साथ है, फोटो कॉपी है तो उसी की फोटो कॉपी निकली होगी।
अच्छा काशिफ हमारे ब्यूरो इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है। काशिफ बताएगा, वाकई आपको लगता है ये जस्टिफाई हो जाती है बात कि इसमें नादरा की गफलत कहीं भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नादरा का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो ये बड़ी तादाद में बेफॉर्म मिलना है, ये एक अहम बात तो है कि ये आए कहाँ से। जो बात डीजी साहब कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि वो जो उनके पास सिर्फ सॉफ्ट कॉपी होती है, लेकिन यहाँ भी तो वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, तस्दीक होना ज़रूरी है कि एक पान वाले के पास इतनी बड़ी तादाद में बेफॉर्म आना, वो भी एक सवालिया निशान है उन हालात में जब जी कहीं ना कहीं से तो वो कॉपीज आई हैं, कहां से आई हैं ये अहम बात है। नादरा की तरफ से सॉफ्ट कॉपी जो है वो नहीं, सॉफ्ट कॉपी होती है, अगर आप लेने जाएंगी तो आपको जो है वो थंब यानी अपना थंब देना पड़ेगा, बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा, फिर जो है आपको बेफॉर्म मिलेगा। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही बात बता रहा था आपको कि जो मुल्क के अंदर जाली जो बैंक अकाउंट खुले हैं, बेनामी बैंक अकाउंट खुले हैं, किसी के नाम पर किसी का अकाउंट खुल गया, तो यही वो माजी के अंदर सूरत हाल देखने में आई थी। वो भी 2012-13 तक की सूरत हाल थी कि लोगों के शनाख्ती कार्ड की कॉपियां, लोगों की इस तरह की नादरा की अहम दस्तावेज़ लेकर जो है वो बैंक अकाउंट खोलेगा। तो यहां भी यही सूरत देखने में आ रही है। अगर नादरा का मौकफ ये कहते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होती, तो नादरा को इस हवाले से इंक्वायरी जरूर ये करनी चाहिए कि बड़ी तादाद में ये बेफॉर्म और इस तरह के पेपर जो इतने अहम है, ये पान की दुकान तक कैसे पहुंचे। अच्छा काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मीर साहब बताइएगा, फिर कैसे हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आवाम तो जाहिर सी बात है कंसर्न भी है, बहुत ज्यादा जानना चाहती है, सैकड़ों की तादाद में ये बेफॉर्म और कॉपीज आपके ख्याल में फिर कहां से आए? हमारे पास इसकी कोई फोटो कॉपी या कोई ओरिजिनल कॉपी हमारे पास रह ही नहीं सकती। बेफॉर्म की जो कॉपी है वो जिसने उसके लिए बायोमेट्रिकली अप्लाई किया वो ही ले जाता है। अभी इस पे इंक्वायरी किसको, पुलिस को करनी चाहिए या किसी और महकमे के करनी चाहिए? नादरा ने जो अपनी इंक्वायरी की, हमारा कोई ऐसा कागज हमारे पास होता ही नहीं है हमारे ऑफिस में, तो आगे बात ही खत्म हो जाती है कि जी ये हम किसी के साथ शेयर करें। जो नादरा का और जो लोगों का पर्सनल डाटा है वो हमारे पास महफूज होता है और वो बायोमेट्रिकली वही दरख्वास्त आपकी नजर में जो आपने इंक्वायरी की है तो वो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी नजर में आप ये कह रहे हैं कि नादरा का से कोई लेना देना नहीं है। डीजी नादरा सिंध मीर अजम दुरानी साहब अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। काशिफ मुनीस भी हमारे साथ मौजूद रहा, मामला है इस पे हमें अपडेट कर रहे थे। पान शॉप पे 10 रुपए के पान के साथ अब नादरा के खुफिया दस्तावेजात जिनमें लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो मिलना शुरू हो गई है। इंतहाई तशवीशनाक ये मामला है। एक और अहम मामला है, सिंध के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हड़ताल पर निकल आए हैं। उनके मुतालबात हैं जो कि सुने नहीं जा रहे, माने नहीं जा रहे, अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आपको बताते हैं कि सिंध के गवर्नमेंट स्कूल्स के असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। कराची में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज किया गया। असातिज़ा की जानिब से भी जवाबी पथराव किया गया और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की है। और इतलात ये हैं कि कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो कि जख्मी भी हुए हैं और सिंध के गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा हैं जो कि एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। कराची में सरकारी स्कूलों का असातिज़ा का अपनी मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। नवाज डारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। नवाज बताएगा फिलहाल क्या सिचुएशन है एहतजाज की, पुलिस मुंतशिर कर सकी है मुजाहिरीन को? जी देखिए, इस वक्त जो कराची में असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था वो सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया और उसके साथ साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इस वक्त जो असातिज़ा हैं कराची प्रेस क्लब के सामने बिल्कुल मौजूद हैं। जबकि किसी हद तक अगर कहा जाए कि पुलिस की जानिब से असातिज़ा को जो है इस वक्त कंट्रोल कर दिया गया है, कराची प्रेस क्लब के सामने ही जो है वो मैसूर कर लिया गया है, तो ये गलत नहीं होगा। तीनों अतराफ से यहाँ कराची प्रेस क्लब के आर्ट्स काउंसिल की जानिब जाने वाला रास्ता, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ज़ैनब मार्केट की तरफ भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। फवारा चौक की तरफ अगर बात करें वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन मौजूद है। तो इस वक्त असातिज़ा यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने मौजूद है और कराची प्रेस क्लब के सामने असातिज़ा सरापा एहतजाज है। आज एक और तारीख भी रकम हुई है, कराची प्रेस क्लब के सामने कभी भी किसी के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल
नहीं हुआ, ना ही आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। जब यहाँ से रेड जोन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। लेकिन पुलिस की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने भी जो हमने देखा कि तशद्दुद किया गया। कराची प्रेस क्लब के सामने भी असातिज़ा के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो सेक्रेटरी एजुकेशन से मेरी बात हुई है कि सेक्रेटरी एजुकेशन इसी बात पर है कि असातिज़ा का सिर्फ एक मुतालबा हमने जो है वो मंजूर कर लिया है, वो टाइम स्केल है, बाकी दीगर मुतालबात बेबुनियाद हैं। जबकि असातिज़ा को ये सेक्रेटरी एजुकेशन से मुजाहिरीन से बातचीत भी हुई होगी, क्या कहना है इनका? अगर इनके मुतालिबात हुकूमत की जानिब से तस्लीम नहीं किए जाते तो इनका आगे का लाए अमल क्या होगा, कहाँ तक जाएंगे ये? बिल्कुल, ये आगे का लाए अमल भी जो है वो तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर जो है वो खिताब किया जा रहा है। उस खिताब के दौरान और पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में भी जो गस्टा के सदर हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि आज से कराची समेत पूरी सिंध में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर तदरीसी अमल जो है वो मुकम्मल बंद रहेगा जब तक असातिज़ा के मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। जबकि दूसरी जानिब दूसरा एक मुतालबा और दूसरा जो एक लाए अमल तैयार किया गया है वो ये है कि कराची समेत पूरी सिंध में जो इम्तिहानात हो रहे हैं, मैट्रिक के इम्तिहानात हो रहे हैं और 9th के इम्तिहानात, उनका बाइकाट किया गया है, मुकम्मल बाइकाट किया गया है। तो आगे का लाए अमल अपना प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। अगर हुकूमत इनके मुतालिबात तस्लीम नहीं करती तो इनके पास आगे की भी प्लानिंग है। बहुत शुक्रिया आपका नवाज यारी, अपडेट कर रहे थे। अब ये असातिज़ा हैं जो कि कराची प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं और पुलिस किसी हद तक इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब हो चुकी है। जुबान वाले आपको बताते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लेते हैं, लेकिन कुछ बेजुबान ऐसे भी हैं जिनका एहतजाज रिकॉर्ड ही नहीं होता और उनकी फरियाद कौन अरबाब इख्तियार तक पहुंचाए, इस पे आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़बान वाले तो एहतजाज कर ही लेते हैं, लेकिन बेज़बान जानवरों की फरियाद कौन अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएगा? जिक्र है इस्लामाबाद के मारगला चिड़ियाघर का, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से फंड्स की फराहमी से इनकार के बाद जानवरों को खुराक की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। खुराक फराहम करने वाली कंपनी को गुज़िश्ता 3 माह से बिल की अदायगी ना हो सकी, जिसके बायस कंपनी ने खुराक फराहम करने से साफ इनकार कर दिया है और आज चिड़ियाघर में सैकड़ों जानवरों को खुराक फराहम नहीं की जा सकी है। माजी में भी इसी चिड़ियाघर में जानवरों की नामुनासिब देखभाल की शिकायत मौसूल होती रही हैं और नील गाय, हिरन और तोते भी इंतजामिया की गफलत की नज़र हो चुके हैं। तो फौजिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्यों फंड्स जारी नहीं किए जा रहे, जानेंगे। फौजिया, बताइएगा क्या वजह है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से फंड्स जारी नहीं किए गए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के अगर हम बात करें इस्लामाबाद के चिड़ियाघर की, तो आज ये खबर सामने आई थी। आज जो एक लेटर मौसूल हुआ था, एक लोकल कंपनी है इस्लामाबाद की जो कि इस्लामाबाद के जो चिड़ियाघर में जो जानवर हैं और परिंदे हैं उनको फूड की सप्लाई जो थी उसमें मावन किरदार अदा कर रही थी, अहम किरदार अदा कर रही थी। उनको 3 माह के वाजिबात नहीं मिले थे। उन्होंने एक लेटर लिखा था मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया को कि वो अपनी खुराक की जो तरसील है वो आज से बंद कर रहे हैं। इसके बाद हमने इंतज़ामिया से जब बात करने की कोशिश की और हमारी मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया के आला हुकाम हैं उनसे हमारी बात भी हुई है अभी कुछ देर पहले। तो उनका ये कहना है कि ये जो लेटर जो सामने आया है ये टेक्निकली जो है बिल्कुल गलत है और कंट्रैक्ट जो हमारा उस कंपनी के साथ हुआ है उसको अगर देखा जाए तो वो 1 साल तक बाउंड हैं। हमें ये जो जानवरों को वो खुराक दे रहे थे। तो उनका ये कहना है कि ये जो कंपनी है उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो फूड की एक क्वालिटी होती है उस पर ये कंप्रोमाइज़ जो मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया है वो नहीं कर रही थी। ये मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि हम क्योंकि वो हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद वो 1 साल तक बाउंड थे और वो ये बात कर ही नहीं सकते थे कि ना वो हमें लेटर लिख सकते थे, क्योंकि जो लेटर भी लिखा गया है वो टेक्निकली गलत है। और इंतज़ामिया का कहना है कि ये मुकम्मल ये जो लेटर है ये ठीक नहीं लिखा गया और इसी लेटर लिखने के बाद तो हमारी जब उस लोकल जो कंपनी है वजह से क्या यहाँ पर जानवर भूखे रहेंगे या अब आगे कोई लाए अमल बनाया गया है? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया का ये कहना है कि उसी कंपनी ने पहले ये हमें लेटर लिखा, उसके बाद जब हम उस कंपनी से उनकी बातचीत हुई तो वही कंपनी जो है आज उन्होंने इन जानवरों को जो वो फूड की तरसील में मावन किरदार अदा करती थी और जानवरों और परिंदों को जो फूड सप्लाई करती थी, उन्होंने फूड की सप्लाई आज की है। ये इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है और इंतज़ामिया का मुकम्मल तौर पर मौक़िफ़ ये है कि बाज़-औक़ात जो इस निजी कंपनीज़ होती हैं, लोकल कंपनीज़ होती हैं, वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए
लिए इस तरह के जो लेटर हैं वो इशू करती हैं ताकि प्रेशराइज किया जा सके। और जो वाजिबात की बात है, उनका ये कहना था कि 3 माह के वाजिबात हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये मामला ज़ेर गौर है और जैसे ही वो फंड इशू करेंगे इस जो कंपनी है इसको फंड भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इंतज़ामिया ने मुकम्मल इनकार कर दिया है। हमने खुद जब यहाँ पर आए और ज़ू का जायज़ा लिया तो हमने देखा कि जो कुछ मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया के जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो कुछ जानवरों को जो खुराक थे वो दे भी रहे थे। तो इंतज़ामिया का यही कहना है कि उस कंपनी ने ही आज उन्हें फूड जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। आप करी थी ये मामला अब ज़ेर गौर है और आपने जो हमें इन्फॉर्म किया है उसके मुताबिक ये है कि एक लेटर में एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है ज़ू के जानवरों को। आज के पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।